पहले ही लड़की आवाज नहीं निकलती थी इसके मुंह से, अब ये दोनों चुप नहीं होती क्लास में 24 घंटे। चलो वापस आते हैं बेटा अपने मनी मार्केट में, और आज हमें अपना पहला चैप्टर जो है उसे निपटाना है, खत्म करना है। थोड़ा सा बचा है, फटाफट से देखते हैं भाई। बेटा हमने जो है मनी मार्केट टॉपिक स्टार्ट करा था, और मनी मार्केट में मैंने आपको बताया था आपको टोटल मिला के 3 चैप्टर्स को डील करना है। पहला है मनी की डिमांड, सेकंड है मनी की सप्लाई, और थर्ड है मॉनेटरी पॉलिसी। जो मनी की डिमांड वाला पार्ट है बेटा वो आपके लिए कंप्लीटली एक न्यू पार्ट था, वो आपने कहीं पे नहीं पढ़ा था। मनी सप्लाई आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है इन योर 12th क्लास, और मॉनेटरी पॉलिसी भी आपने काफी कुछ पढ़ा है 12th क्लास में। ठीक है, तो हम देखेंगे आराम से। पहले हम डिमांड फॉर मनी की बात करते हैं। बेटा सबसे पहले ना, जब मैंने आपको ये चैप्टर कराया था तो मैंने आपको बताया था कि मनी क्या होती है, मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, मनी के फंक्शंस, ये 3 बेसिक बातें बताई थी जो मैं अभी तो रिपीट नहीं कर रहा। मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूं, दैट इज डिमांड फॉर मनी। मैंने आपको बताया कि एक जो आपके कंज्यूमर है, जो लोग है, वो डिमांड फॉर मनी से उनका मतलब क्या है। तो बेसिकली बेटा लोगों को डिमांड फॉर मनी नहीं होता, उन्हें डिमांड होता है फॉर लिक्विडिटी, या उन्हें डिमांड होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। और वो गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड जो है वो तभी कर सकते हैं जब उनके पास क्या हो, मनी। तो मनी की डिमांड इज एक्चुअली द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और द डिमांड फॉर लिक्विडिटी। जो वो फ्यूचर में गुड सर्विस खरीदना चाहते हैं उसके लिए उन्हें आज मनी को डिमांड करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, 4 वेरिएबल जो मनी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, दैट इज प्राइस लेवल, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों का रिलेशन पॉजिटिव था। इंटरेस्ट रेट और फाइनेंशियल इनोवेशन, इन दोनों का रिलेशन नेगेटिव था। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा जो हमने कर लिया ऑलरेडी वो है 3 थ्योरीज। नीचे की 3 थ्योरीज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये आप थ्योरीज मैंने आपको बताया सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 पे पढ़ते हो। जो नीचे आज हम पढ़ने वाले, ये आप सीए इंटर के ग्रुप 2 पे कॉस्टिंग और एफएम नाम के सब्जेक्ट है, उनमें आप बहुत इन डेप्थ पढ़ोगे, 10-10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इनसे कॉस्टिंग में, इन्वेंट्री अप्रोच वगैरह से, तो आप वो आराम से देखोगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये 3 अप्रोच तो मैंने कर ली, एक बार जल्दी से मैं रिकॉल दे रहा हूं। सबसे पहली अप्रोच कौन सी थी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सबसे पहली अप्रोच कौन सी थी बेटा, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। बेटा क्यूटीएम अप्रोच जो है, जिसे क्लासिकल अप्रोच बोलते थे, ये दी थी आयरिंग फिशर ने येल यूनिवर्सिटी में इन दी बुक कॉल्ड द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। सेकेंड पॉइंट बेटा, क्यूटीएम जो है वो रिलेशनशिप बताता था मनी और प्राइस का। इनका मानना यह था कि डिमांड फॉर मनी इज ओनली फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव। किस मोटिव के लिए होता है, ट्रांजैक्शन। जितने ज्यादा आप ट्रांजैक्शन करोगे उतनी डिमांड फॉर मनी ज्यादा, एंड वाइस वर्सा। तो पॉजिटिव रिलेशन है। इनकी इक्वेशन याद रखना बेटा, इक्वेशन है पीटी इज इक्वल टू एमवी। पीटी इज इक्वल टू, बाद में इन्होंने इसका एक्सटेंडेड वर्जन दिया था विच इज पीटी इज इक्वल टू एमवी प्लस एम डैश वी डैश। भाई बंदी कर दे, आ रही है बात, ऐसा होगा नहीं, 3 बार राइट वाला खींचना होता है बेटा, लेफ्ट वाले से मूव होता है वो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आइए बेटा, सर म्यूट कर दो बच्चों को बेटा, बच्चे म्यूट नहीं होते बेटा। लड़की है ना वो, उसको मैं म्यूट कर नहीं सकता। लड़के बेटा कहाँ लड़कियों को मुंह बंद करवा सकते है ना वंश। ठीक है, अच्छा सेकंड थी कैम्ब्रिज अप्रोच विच इज कॉल्ड न्यू क्लासिकल अप्रोच। इसमें याद रखना भाई, इसमें हमने ये पढ़ा था कि डिमांड फॉर मनी 2 पर्पस के लिए होती है, क्या क्या, ट्रांजैक्शन प्लस प्रिकॉशन। ट्रांजैक्शन जो भाई आपको गुड्स एंड सर्विस परचेज सेल करना है, प्रिकॉशन है फॉर अनफोर्सीन फ्यूचर, जो अनसर्टेन फ्यूचर है उसके लिए। और यहां इक्वेशन थी एमडी इज इक्वल टू के टाइम्स पीवाई, जहां पे के था कैम्ब्रिज के जो मैं समझाया था। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट क्लास बताई थी, दैट इज केन्जियन अप्रोच, केन्जियन थ्योरी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इसमें मैंने 3 पॉइंट बताए थे। डिमांड फॉर मनी 3 पर्पस के लिए होती है, क्या क्या, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेकुलेशन। तीनों को थोड़ा थोड़ा बताया। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब है करंट ट्रांजैक्शन, मतलब परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इनकम इलास्टिक होती है। कैसी होती है, इनकम इलास्टिक। इसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट इन इलास्टिक होती है। मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़े या कम हो आपको फर्क नहीं पड़ता, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या रखोगे, सेम। सेकेंड थी प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। प्रिकॉशनरी अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंडिचर्स के लिए होता है, फ्यूचर में जो होने वाले। ये भी इनकम इलास्टिक होती है, लेकिन इंटरेस्ट से कैसी होती है, इन इलास्टिक। इनकम के साथ तो फ्लक्चुएट करेगी, लेकिन इंटरेस्ट के बढ़ने या घटने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट आती है स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। बेटा ये होती है बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर के लिए। ये इनकम इलास्टिक होती है और ये इंटरेस्ट इलास्टिक भी होती है।
और इसका इंटरेस्ट के साथ कैसा रिलेशन था, नेगेटिव। जब बॉन्ड्स में आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आपकी एक्सपेक्टेशन से, तो बेटा आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या रखोगे, कम। लेकिन अगर बॉन्ड जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से लो इंटरेस्ट दे रहा है, तो बेटा आप क्या इन्वेस्ट करना पसंद करोगे या कैश होल्ड करना, कैश होल्ड। एज अ रिजल्ट आप स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या रखोगे, ज्यादा। आपको क्या, जब रेट बढ़ेगा तब इन्वेस्ट करेंगे, अभी होल्ड करते हैं। तो यहां पे बेटा याद रखिएगा, ये मैंने आपको बताया था। और इसे कीनेस ने कैसे बताया था, वो RNRC करके बताया था, कैश ओनली, बॉन्ड ओनली, और जब इक्वल होंगे तो इंडिफरेंस लेवल होगा, जो आपको करना कर सकते हो, ठीक है। और तीनों चीजें याद रखना, इनकम इलास्टिक होता है तीनों, पीडीएम और टीडीएम इंटरेस्ट इलास्टिक होता है, ये इंटरेस्ट इलास्टिक होता है नेगेटिव रिलेशनशिप। तीनों के कर्व बनाए थे ये दोनों, क्योंकि इंटरेस्ट इलास्टिक है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। बात समझ आ रही क्या, कोई दिक्कत यहां तक, पक्की बात। अब बेटा हेडिंग डालना, सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा, हेडिंग डालो, पोस्ट केन्जियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। पोस्ट केन्जियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। बेटा केन्जियन के बाद की थ्योरीज, कितनी थ्योरीज थी, तीन। पहले तीन थी कौन कौन सी, क्यूटीएम, कैम्ब्रिज और केन्जियन। पोस्ट केन्जियन में भी मैंने तीन लिखवाई थी, ये इंटरमीडिएट में आपको पढ़नी है। अभी एक छोटा छोटा पार्ट है, जितना बताओ बस उतना समझना। मैं पहले बता रहा हूं, इसमें आपको ना नेक्स्ट लेवल क्लियरिटी में नहीं दे सकता। अगर देने बैठा तो बेटा वो फिर एफएम स्टार्ट हो जाएगा, कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर मुझे बहुत अच्छे लेवल पे समझाना है, वो आपको आशीष सर इंटरमीडिएट में समझाएंगे। मैं बस इतना समझा रहा हूं जो आप क्वेश्चन डील कर लो और आपको थोड़ा थोड़ा चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। क्लियरिटी आपको नहीं आएगी, ये मत समझना कि मुझे ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर समझना है, नहीं आ पाएगा। फॉर्मुले वॉर्मुले जब आपके सिलेबस में नहीं, आपको कैसे आएंगे। बट मैं फॉर्मुला भी बता के चलूंगा, मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ही बताऊंगा जो आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। अब पोस्ट केन्जियन में बेटा जो सबसे पहले हमारे पास खिलाड़ी आते हैं, फोर्थ अप्रोच, मतलब हेडिंग डाल लो फोर्थ अप्रोच। ये तीन के बाद ये चौथी अप्रोच है बेटा, वो डालो इन्वेंट्री अप्रोच। इन्वेंट्री अप्रोच, इन्वेंट्री अप्रोच। अब इसको हम पहले आराम से बिना किसी क्वेश्चन के लिखेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको आराम से सब कुछ समझ आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। पहले आप बस लिखना स्टार्ट करो, पॉइंट नंबर 1 इसमें लिखो, डेवलप्ड बाय बेमल एंड टॉबिन। मेन जो बंदा है वो बेमल है, जिसने अप्रोच दिया था। टॉबिन का थोड़ा सा रोल है, बट मेन बेमल है। डेवलप्ड बाय बेमल एंड टॉबिन, and also known as inventory theoretic approach, and also known as inventory theoretic approach। सिद्धार्थ भाई कोई कुछ अभी करवाया नहीं भाई, बस पोस्ट केनियन थ्योरी फोर्थ करवाई और लिखवाया, कुछ समझाया नहीं अभी मैंने, कुछ भी नहीं समझाया, बस लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, अभी आप बस लिखो, आपको समझ आएगा। बेटा कीन्स ने बोला था, कीन्स ने, जो पहले अप्रोच हमने थर्ड वाली पढ़ी थी, जो टीडीएम है वो इंटरेस्ट के साथ कैसा होता था, याद करो, इनइलास्टिक। ऐसा कीन्स का मानना था। सर हम तो इन्वेंट्री अप्रोच कर रहे थे बेटा, इसी से निकल कर आया ना, तो थोड़ा इसी के बारे में बता रहा हूं।
टीडीएम जो है इंटरेस्ट इन इलास्टिक है, बिल्कुल ठीक। और टीडीएम जो है, कोई बताएगा वो इनकम के साथ कैसा था? इलास्टिक। याद है टीडीएम इज फंक्शन ऑफ वाई, ऐसे करके लिखवाया था। इंटरेस्ट इन इनकम से इलास्टिक है, इनकम बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड क्या करोगे? ज्यादा। इनकम कम होगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड क्या होगी? कम। तो दो कंक्लूजन थे कीन्स के अकॉर्डिंग। टीडीएम इनकम इलास्टिक होता है, पॉजिटिव रिलेशन, और इंटरेस्ट से कैसा होता है? इन इलास्टिक। और कीन्स ने ये जो अप्रोच दी थी इसके अकॉर्डिंग पता क्या था? इसके अकॉर्डिंग था टीडीएम एंड इनकम लीनियर एंड प्रोपोर्शनल है। बेटा बस लिखते रहो, आपको नहीं समझ आएगा अभी, मैं पहले बता रहा हूं, जब मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल से तब आपको क्लियर हो जाएगा। कीन से बोला टीडीएम एंड इनकम जो है वो लीनियर एंड प्रोपोर्शनल है। सर लीनियर एंड प्रोपोर्शनल का मतलब अभी बताऊंगा। अब देखो, बेमोल ने बोला जी ऐसा नहीं होता। बेमोल ने बोला कीन्स भाई तो कह रहे हैं ना वो थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत मैं करेक्ट कर देता हूं। बेमोल ने बोला, एज पर बेमोल, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है पेपर के लिए। बेमोल ने बोला टीडीएम एंड इनकम, टीडीएम एंड इनकम is neither linear nor proportional and change in income level leads to less change in TDM। लास्ट बात जो बेमोल ने और बोली वो याद रखना बेटा, ये सीए इंटर में क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, जो ये लास्ट चीज बता रहा हूं। सीए इंटर में एक सब्जेक्ट है ग्रुप 2 में विच इज कॉस्टिंग, वहां पे आप ये पढ़ोगे। ऑप्टिमम कैश लेवल is that level of cash where optimum cash level is that level of cash where total carrying cost is equals to total transaction cost. Total carrying cost is equals to total transaction cost and both are minimum, and both are minimum। और इसके साथ साथ बेटा उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप थोड़ा सा बस देख लो ताकि आप सही से एग्जाम्पल को समझ पाओ। इन्होंने बोला ऑप्टिमम कैश लेवल निकालने का फॉर्मूला होता है, इंटर में आता है ये, वो होता है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू टी डिवाइडेड बाय सी। साइड में लिखना हेयर ए इज व्हाट, ए होता है एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। आप टेंशन में देना, आपको न्यूमेरिकल अगर आएगा भी ना तो आपको कॉम्प्लिकेट करके नहीं आएगा, वैसे तो आज तक आया ही नहीं अभी तक, लेकिन अगर आया तो बिल्कुल डायरेक्ट आएगा। 2 दे रखा है, ए 2 तो दे रखा है, सॉरी, ए दे रखा है, टी दे रखा है, सी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। ए इज द एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, टी होता है बेटा ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, और सी होता है बेटा कैरिंग कॉस्ट या फिर इंटरेस्ट रेट, जो भी आपको दिया, लेट्स से एट द रेट 10%। अब अनस बेटा पहले बता, क्या तुझे कुछ समझ आया? कुछ भी समझ नहीं आया है ना? सर क्या बोला, कुछ समझ ही नहीं आया। बेटा अब आप इसे नोट करने के बाद पेन को बिल्कुल रख दीजिए और प्लीज थोड़ा फोकस से एक एक बात को समझने पे ध्यान दीजिएगा। एकदम आपका फोकस जो है 100% फोकस मुझे यहां पे चाहिए बेटा, तभी आपको चीजें जो है वो क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, समझना चालू करें साहब भाई, बहुत ध्यान से देखना बेटा। पहली बात, इन्वेंट्री अप्रोच जो है वो मेजरली किसने दिया था बेटा? बेमोल ने। तो जब आप एफएम पढ़ोगे तो वहां पे इसका नाम आ जाता है बेमोल्स मॉडल।
इन्वेंट्री अप्रोच के नाम से नहीं है, वहां पे नाम क्या है, बेमोल्स मॉडल। अब बेमोल ने क्या बोला, बेमोल ने बोला देखो भाई, कीन्स ने बोला था, ये पहले कीन्स की बात करता है, कीन्स ने बोला था कि टीडीएम इज द फंक्शन ऑफ वाई, मतलब जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो डायरेक्टली इनकम से रिलेटेड है। और पता है कैसे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है लीनियर एंड प्रोपोर्शनल। कैसे रिलेटेड है, लीनियर एंड, सॉरी लीनियर एंड प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, वंश लीनियर एंड प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बेटा, अगर इनकम इंक्रीज होगा 10 से तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी इंक्रीज होगा 10 से। भाई इक्वेशन देखो ना, टीडीएम इज इक्वल टू वाई, तो अगर वाई 100 है टीडीएम भी 100 होगा। अगर जो इनकम है उसमें चेंज आया 10% है, तो लीनियर एंड प्रोपोर्शनल का मतलब है कि टीडीएम भी इंक्रीज होगा बाय 10%। चलिए लेट्स अज्यूम अगर मेरे पास 100 रुपए है और मैं ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी के लिए 80 रुपए रखता हूं, ठीक है। अब इनकम जो है मान लो बेटा वो 100 से 200 हो गई, डबल हो गई, तो एज पर कीन्स मेरा टीडीएम कितना हो जाएगा, 160। जितना वाई में चेंज, वाई में 100% का चेंज आया, डबल हो गया, तो टीडीएम भी क्या हो गया, डबल। इसे बोलते हैं लीनियर एंड प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, तो एज पर कीन्स जो टीडीएम और इनकम का रिलेशन है ना वो लीनियर एंड प्रोपोर्शनल है। लेकिन बेमोल ने पहली बात पता क्या बोली, बेमोल ने बोला बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बेमोल ने बोला टीडीएम और इनकम जो है उनका रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी लेट हो गया मैं आज, मैं कैसे लेट हो गया, मैं तो टाइम पे आया था, इसके चक्कर में लेट हुआ, इसका वेट कर। तू बेटा लेट वाली क्लास में भी तू लेट आता है जिसमें टीचर भी लेट है, तो तू समझ तू कितना लेट है लाइफ में। तू पेपर देने पहुंच जाएगा ना टाइम से, पर करेगा क्या वहां जाके, सारी क्लास तो तूने मिस कर दी। नहीं इतना भाईचारा नहीं होता बेटा। अच्छा, बेमोल के हिसाब से बेटा टीडीएम और इनकम क्या होते हैं, नाइदर लीनियर नॉर प्रोपोर्शनल। से भाई इसका क्या मतलब है, बेमोल ने बोला अरे भैया सुनो, जब इनकम इंक्रीज होगा ना तो टीडीएम भी इंक्रीज होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसका प्रोपोर्शनल ये रहेगा बेटा, इनकम बढ़ेगा ज्यादा और ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा कम। अब लॉजिकली सोचो, क्या ये लॉजिकली ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समाना जी एक बात बताओ बेटा, अभी आप बेरोजगार हो, कुछ काम वाम करते नहीं हो, घर वालों किससे पैसे लेते रहते हो, तो मान लो बेटा आज आपकी नौकरी लग गई, तुम्हें भाई यहाँ पे बगल में बिल्डिंग बन रही थी, वहां पे भाई वो पानी वानी लगाने का काम मिल गया इसको। तो समाना ने बोला कि सर मैं तो अब से एम्प्लॉयड हूँ, मेरे को अपन एम्प्लॉयड बोलना। और समाना को फर्स्ट सैलरी, मान लो फर्स्ट सॉरी सैलरी फर्स्ट दिहाड़ी मिली 10,000 रुपए की, सैलरी नहीं मिल गया मुझसे, और समाना को 10,000 रुपए की दिहाड़ी मिल गई। समाना जी फर्स्ट सैलरी से सच्ची बताना बिल्कुल क्या करोगे, उड़ा दूंगी, मम्मी को गिफ्ट, पापा को गिफ्ट, भाई को गिफ्ट, बहन को गिफ्ट, खर्चा करेगी, शॉपिंग करेगी, भाई नए नए गमछे लेगी वहां जाके वो सर पे तसला उठाने, कह रही है भाई सर सब ले लूंगी। अच्छा एक बात बताओ, जब आपकी सैलरी इनिशिएट होती है ना तो आप पहले तो पूरी उड़ा देते हो, टीडीएम कर देते हो, ट्रांजैक्शन कर देते हो, लेकिन जब सेकंड महीने आपकी मान लो सैलरी बढ़ गई 20,000 हो गई, तो क्या उस लेवल के बाद भी आप खर्चा सेम लेवल पे मेंटेन करते हो? बेटा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना, आपका ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कम होता है और आप फोकस करते हो सेविंग एंड इन्वेस्टिंग पे। अब जैसे मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो 1 लाख में से मान लो मैं 50,000 रुपए उड़ाता हूं, पर जब मैं 2 लाख रुपए कमाऊंगा तो मेरा खर्चा 1 लाख हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा, वो खर्चा 50 ही रहेगा, ज्यादा ज्यादा हो गया तो 70 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, खर्चा उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ता जिस प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ती है, एक लेवल के बाद। हाँ इनिशियली जब आप 5,000 रुपए कमा रहे हो तो आपके खर्चे ज्यादा होंगे, 10-12,000, फिर आपकी 10,000 हुई तो आप पूरा उड़ा रहे होंगे, 15 हुई तो पूरा उड़ा रहे होंगे, लेकिन जब एक लेवल के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी तो उस लेवल से आप ट्रांजैक्शन नहीं करते। अब अंबानी है, क्या आपको लगता है अंबानी अपनी इनकम का 50% भी उड़ाता होगा? 50% भी नहीं उड़ाता होगा, वो अपनी इनकम का 5 to 10% उड़ाता होगा, बाकी सब इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस में सेव कर रहा है। समझ आ रही है आपको बात? तो यहां पे इन्होंने पहली चीज क्या बोली कि टीडीएम और इनकम जो है वो पॉजिटिव रिलेशन रखते हैं, लेकिन उनका रिलेशन लीनियर एंड प्रोपोर्शन नहीं है। जब भी इनकम बढ़ेगा तो टीडीएम बढ़ेगा, बट एट अ स्लोअर रेट, बट एट अ, पहला चीज समझ आया, बहुत बढ़िया। अब ये एक बात हो गई थ्योरी की। अब इन्होंने दूसरी थ्योरी भी दी है जो आपको इंटर में पढ़नी है, अब वो थ्योरी में बताता हूं क्या है।
इस थ्योरी को बताने के लिए ना हमें कुछ थोड़ी सी असम्पशन लेनी पड़ेगी और एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो लेट्स अज्यूम, बेटा मान लीजिए ये पता है कौन है, ये है रिया जी, ये बाल है, दो रिया है ना हमारी क्लास में, ये वाली है जिसकी तबीयत खराब है। बेटा ये ना रिया जी है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अब रिया जी के, ये रिया जी का बैंक है, ये रिया जी का क्या है, बैंक। रिया जी के बैंक में 1 लाख रुपए पड़े बेटा, देख रहे हो पैसा, रिया जी के बैंक में 1 लाख। बेटा आराम से जाना, बंदे खतरनाक है पीछे वाले, उठा लेंगे तुम्हें यहीं से। रिया जी के बैंक में कितने पैसे पड़े, 1 लाख रुपए। अब सैफ बहुत ध्यान समझ के बताइए बेटा, रिया जी का ना एक सर्टेन अमाउंट में उन्हें मंथली रिक्वायरमेंट भी होता है भाई, उन्हें मंथली में कुछ खर्चा करने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे ना। पर समझना क्या है, अगर रिया एक साथ ही कह रही है, कौन बार बार बैंक जाए, दिमाग खराब उनकी शक्ल देखो, एक काम करती हूँ एक साथ ही ना 1 लाख रुपए पूरे विड्रॉ कर लेती हूँ पूरे, तो उसका नुकसान क्या होगा। उसको रिक्वायरमेंट 5, 10, 20 हजार की है, लेकिन उसने क्या करा, उन्होंने कहा कौन बार बार बैंक जा रहा है, मैं एक साथ पूरा पैसा लेके होल्ड कर लेती हूं। बेटा जब आप एक साथ बड़ा अमाउंट होल्ड करते हो तो यहां पे जो बैंक का इंटरेस्ट रेवेन्यू है उसका आपको लॉस हो जाता है। बेटा अगर मैं 1 लाख की जगह 10 हजार विड्रॉ करता, 90 हजार बैंक में रखता, तो मुझे 90 हजार पे इंटरेस्ट मिलता ना। लेकिन क्योंकि आपने एक साथ बड़ा लॉट विड्रॉ कर लिया तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चला गया, इंटरेस्ट चला गया। बेटा इस लॉस को बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, कैरिंग कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बेमोल का मॉडल है। बेमोल कहता है कि अगर आप ज्यादा पैसा एक बारी में विड्रॉ कर लोगे तो आपके बैंक के चक्कर तो बच जाएंगे बार बार जाने में, लेकिन आपको कैरिंग कॉस्ट लगेगी। क्या लगेगी भाई, इतना सारा पैसा होल्ड कर लिया तो वहां का इंटरेस्ट गया, फिर उस पैसे को कैरी करने में आप सेफ में रखोगे, कहीं रखोगे सेव करके, वो कॉस्ट लगेगी। तो ज्यादा पैसा विड्रॉ करना फायदेमंद भी है और नुकसान है। नुकसान किस चीज का है, इंटरेस्ट का लॉस होगा, जिसे क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट। लेकिन सुनना, तो इसने कहा एक काम करती हूँ ना, ऐसे नहीं करती, एक काम करती हूँ मैं ना 1 लाख नहीं, मैं ना 5-5 हजार विड्रॉ करूंगी हर महीने। कितने, 5 हजार आराम से। भाई मैंने पहले महीने 5 हजार विड्रॉ करा तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 95,000। दूसरे महीने 5 हजार विड्रॉ करा तो फिर दूसरे महीने कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 90,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो कह रही मेरी तो कैरिंग कॉस्ट बच गई। लेकिन मैंने रिया को एक बात समझाई, मैंने कहा रिया एक बात बताओ, जब आप बार बार बैंक जाते हो तो बेटा बैंक जाने का ऑटो, बैंक से आने का ऑटो, क्या आपको, और आपको पता है ना बैंक में हर ट्रांजैक्शन पे भी कुछ चार्जेस लगते हैं। मतलब अभी तो नहीं लगते, अब तो बहुत हाईटेक जमाना आ गया है। पहले के टाइम पे हर ट्रांजैक्शन में, मेरे टाइम पे भी एक ऐसा टाइम था जब आप एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो तो हर ट्रांजैक्शन में आपके जो है अकाउंट से पैसे कटते हैं। ठीक है, तो मैंने रिया को ये बताया कि बेटा अगर आप बार बार बैंक जाओगे, छोटा छोटा अमाउंट विड्रॉ करोगे, तो आप अपनी कैरिंग कॉस्ट को तो सेव कर लोगे, बट आपकी बेटा ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी तो लगेगी। क्या लगेगी बेटा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी तो लगेगी, उसको भी तो ध्यान रखो। तो अब समझो ध्यान से मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। बेमोल ने बोला अगर आप कैश होल्ड करोगे थोड़े थोड़े अमाउंट में, थोड़े थोड़े 2-2 हजार निकाल रहे हो, तो इसका देखो अच्छी बात क्या होगी, अच्छी बात कि आपकी बैंक में जो कैरिंग कॉस्ट है, आपको इंटरेस्ट का लॉस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आप थोड़ा पैसा होल्ड करो, बाकी तो बैंक में रखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप थोड़ा पैसा निकालते हो तो इस सिचुएशन में ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या लगेगी, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा पैसा है तो बार बार बैंक जाना पड़ेगा हर महीने, तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा लगेगी। ऑन दी अदर हैंड जब आप कैश होल्ड करते हो एक बारी में ज्यादा, हमें कौन बैंक जाए 1 लाख सीधा एक बारी में निकाल लिए, तो बेटा उसका बेनिफिट आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या लगेगी सैफ, कम, तुझे बैंक नहीं जाना पड़े बार बार। लेकिन इंटरेस्ट का तो लॉस होगा, मतलब कैरिंग कॉस्ट क्या लगेगी बेटा, ज्यादा। समझ आई बात। तो बेमोल ने बोला कि मैं ना आपको एक तरीका दे रहा हूं जो कि आपको यह बताएगा कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या है। सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम कैश बैलेंस। बेटा ऑप्टिमम कैश बैलेंस वो लेवल ऑफ कैश होता है जो आपको बैंक से एक बारी में निकालना है जिससे आपकी ट्रांजैक्शन और कैरिंग कॉस्ट
कम से कम लगे। आई रिपीट, ऑप्टिमम कैश बैलेंस वो लेवल ऑफ कैश बैलेंस है जो ये बताता है जिससे आपकी कैरिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या लगे, दोनों कम से कम। और ऑप्टिमम कैश बैलेंस में ये दोनों इक्वल भी होती है। अब जैसे मैं कैलकुलेट करूं, ये कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बस कितना याद रखना है, मैं दो चीजें बता रहा हूं। पहली बात, बेमोल के हिसाब से इनकम और टीडीएम नाइदर लीनियर नॉर प्रोपोर्शनल। जब इनकम बढ़ती है टीडीएम बढ़ता है बट एट अ स्लोअर रेट, पहली बात। दूसरी बात, एक व्यक्ति को कैश उतना मेंटेन करना है जो ऑप्टिमम कैश लेवल पे हो। किस लेवल पे हो? ऑप्टिमम। सर ऑप्टिमम लेवल क्या होता है? जहां पे टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड बोथ आर मिनिमम, बोथ आर मिनिमम। अब सर ये निकलेगा कैसे? तो जरा एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। आपको पेपर में ए दिया होता है, ए होता है एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। बेटा रिया को कितना कैश चाहिए था एनुअली? 1 लाख। आपको टी दिया होगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, मतलब एक ट्रांजैक्शन को करने की कितनी कॉस्ट आ रही है। लेट्स अज्यूम रिया एक ट्रांजैक्शन करती है तो उसे 10 रुपीज लगते हैं पर ट्रांजैक्शन। और कैरिंग कॉस्ट जो इंटरेस्ट है बैंक का वो होता है 10%। अब देखो बेटा, ऑप्टिमम कैश बैलेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 2 into a इंटू टी डिवाइडेड बाय सी। सी 10% है तो मैं इसे 0.1 लूंगा, ठीक है, डेसिमल में। क्या मुझे एक बार इसे सॉल्व करके बताओगे कितना आएगा? यह आएगा 20 लाख 2 करोड़ जाएगा शायद। डेसिमल हट बैठ के अंडर रूट करना है इसका, जरा कैलकुलेटर है, अंडर रूट करना जरा एक बार। 20 लाख, ओ सॉरी एक सेकेंड, ओ सॉरी ये 20 लाख आएगा भाई, नहीं लेकिन डिवाइडेड बाय 0.1 है ना, तो 2 करोड़ ही होगा। हाँ अंडर रूट ऑफ 2 करोड़ करना जरा, अंडर रूट ऑफ 2 करोड़ जल्दी से करो। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार मीटिंग रिज्वाइन करना। 444472। अबे यार तुम, क्या मैंने कितना मुश्किल काम दे दिया तुम्हें, सॉरी यार। 4472 बेटा आंसर आएगा 4472, 4472। मतलब कि पता है क्या है, रिया के लिए सबसे बेनिफिट पता है कब रहेगा? जब वो बैंक जाए और हर महीने कितने पैसे विड्रॉ करे? 4472। अब जब आप इस लेवल पे टोटल कैरिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकालोगे ना, तो आप देखोगे दोनों इक्वल आ रही है और मिनिमम आएगी। अब वो कैलकुलेशन 10 नंबर में कॉस्टिंग में आती है, तो मैं उस पर ज्यादा जा नहीं रहा, बट आई होप आपको एकदम क्लियर हो। ठीक है, ये क्या निकला? ये निकला कि पर मंथ आपको कितना कैश अपना विड्रॉ करना है, 4472 निकालना है हर बार, एक बार ही जब भी आप बैंक जा रहे हो। समझ आ रही बात? चलो, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमारा पूरा का पूरा मॉडल है, मैंने यहां पे यही बताया था। ऑप्टिमम कैश लेवल क्या है? वो लेवल ऑफ कैश जहां पे टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? इक्वल एंड बोथ आर मिनिमम। ऑप्टिमम कैश बैलेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में 2 into a into t अपॉन में c, और ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे रखी है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपके कोई काम की नहीं है, बस मैंने आपको समझा दिया। पहले बताइए यहां तक कोई दिक्कत? इन्वेंट्री अप्रोच होता है खत्म बेटा, नेक्स्ट अप्रोच पे आइए। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे 4472 आंसर आया है, इसका मतलब इसको हर महीने 4472 का कैश निकालना है। इससे इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी मिनिमम रहेगी, कैरिंग कॉस्ट भी मिनिमम रहेगी, अगर ये पर मंथ इतना विड्रॉ करती है तो। नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई। पॉइंट नंबर 5,
बस बेटा खत्म हो गया, अब दोनों में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है काम का, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट डालना बेटा, पॉइंट नंबर 5 है टॉबिन्स अप्रोच, और इसे बोलते हैं डिमांड फॉर मनी एज बिहेवियर टोवर्ड रिस्क। टॉबिन अप्रोच और डिमांड फॉर मनी एज बिहेवियर टोवर्ड्स रिस्क। सर वॉइस नहीं आ रही बेटा, क्या बाकी बच्चों को भी वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्योंकि मेरे एंड से बेटा आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, टॉबिन्स अप्रोच और डिमांड फॉर मनी एज बिहेवियर टुवर्ड रिस्क। अब पहले लिख लो भाई फटाफट से, क्या बोला टॉबिन ने। अभी समझाता हूं, बहुत सिंपल सी बात बोली, पहले लिखो बेटा। टॉबिन्स अप्रोच में इन्होंने बोला इंडिविजुअल एसेट होल्डर हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ मनी एंड बॉन्ड्स। टॉबिन ने बोला कि एक इंडिविजुअल का जो पोर्टफोलियो है ना, उसमें या तो वो मनी रखेगा या फिर वो क्या रखेगा, बॉन्ड। सर शेयर डिबेंचर भी तो होते हैं बेटा, ये बहुत पुरानी अप्रोच है, उस टाइम पे सिर्फ बॉन्ड चलती थी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहां पे शेयर डिबेंचर नहीं। अब तो आपका पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो आप, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर डिबेंचर्स, मल्टीपल चीज है, म्यूचुअल फंड ये वो। लेकिन यहां पे टॉबिन ने बोला कि एक इंडिविजुअल या तो मनी में पैसा डालेगा या बॉन्ड्स में। अब मनी में देखना, मनी में, मनी होल्ड करने में रिस्क क्या है, ज्यादा या कम, या कुछ है ही नहीं मनी होल्ड करने में? अगर तूने 100 रुपए रखे, तेरे जेब से 100 रुपए खत्म हो जाएंगे। मनी में कोई रिस्क नहीं होता। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना क्या है, रिस्की। मनी में कोई रिस्क नहीं है, बॉन्ड्स आर रिस्की, लेकिन बेटा मनी से जो रिटर्न्स है वो जीरो है। मनी ग्रो थोड़ी होता है रखे रखे, लेकिन बॉन्ड्स में रिस्क तो है, लेकिन रिटर्न भी है। तो टॉबिन ने बोला एक इंडिविजुअल दो चीजें रखेगा, या तो मनी या फिर बॉन्ड्स। मनी में रिस्क जीरो है, रिटर्न भी जीरो है। बॉन्ड्स में रिस्क हाई है तो रिटर्न भी। अब टॉबिन ने बस इतना बोला कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है, एक अच्छा इन्वेस्टर जो है, वो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलता है। मतलब वो कुछ पैसा एज मनी रखेगा और कुछ पैसा एज बॉन्ड रखेगा। दैट्स इट, ये होती है टॉबिन अप्रोच। लिखवा देता हूं इसे। इंडिविजुअल एसेट होल्डर हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ मनी एंड बॉन्ड्स। नंबर ए, इसी में लिखना, पहला, मनी इज सेफ, मतलब ब्रैकेट में लिखो नो रिस्क, मनी इज सेफ बट डज नॉट ब्रिंग रिटर्न्स। बेटा मनी सेफ है लेकिन रिटर्न नहीं आता, रिस्क जीरो, रिटर्न भी जीरो। अच्छा दूसरी, ऑन दी अदर हैंड बेटा, बॉन्ड्स यील्ड इंटरेस्ट, बॉन्ड इंटरेस्ट देते हैं, उनका प्राइस भी बढ़ता है, बट दे आर रिस्की, बट दे आर रिस्की। सेकेंड पॉइंट लिखना बेटा, देयरफॉर कॉमा people hold a balanced combination of both, comma, safe and risky portfolio of assets depending upon individual attitude of risk.
सैफ बेटा समझ आया? क्रक्स दे दो। इंडिविजुअल एसेट होल्डर के पास क्या होता है ऑप्शन? मनी या फिर मनी में नो रिस्क बट नो रिटर्न्स, बॉन्ड्स में इंटरेस्ट मिलता है बट हाई रिस्क है। अब इसके हिसाब से, टॉबिन के हिसाब से, पीपल को क्या रखना चाहिए बेटा? सेफ एंड डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल एटीट्यूड ऑफ रिस्क। अब आप बोलोगे सर इंडिविजुअल एटीट्यूड ऑफ रिस्क क्या होता है? तो बेटा पॉइंट नंबर 3 लिखो, इसी लास्ट बात। टॉबिन्स डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। टॉबिन डिस्क्राइब्स 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। बेटा इन्होंने इन्वेस्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, आप भी 3 में करो। ये टॉबिन के हिसाब से बता रहा हूं। टॉबिन भैया ने बोला पहले जो बंदे हैं बेटा वो होते हैं रिस्क लवर्स। वो वाले लवर नहीं बेटा, रिस्क लवर। रिस्क है तो इसके चुना है आपने, है ना? डायलॉग है बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, जब पैसे जाते हैं ना तो सारा इश्क विश्क निकल जाता है बेटा, ठीक है? और ये मुझसे अच्छी कोई बात जान नहीं सकता। पेटीएम है ना, तुमने पेटीएम, पेटीएम पे ना मेरा इतना मोटा लॉस हुआ है ना, इतना मोटा लॉस। आपको पता पेटीएम का आईपीओ आया था पहले, बहुत काफी न्यूज में आया था। शेयर आया था 2150 रुपए का एक शेयर, 2150 रुपए का आईपीओ। और मैं तब ना इन्वेस्टिंग का इनिशियल फेजेस में ही था, अपने सीख रहा था मतलब थोड़ा। और मैंने भाई ज्यादा ऐसे फंडामेंटल देखे थोड़े बहुत, मैं इतने रिसर्च नहीं करा। पेटीएम भाई, पेटीएम पेटीएम करो, मैं भी करता था। मैंने कहा भाई बढ़िया कंपनी। भाई मैंने उसके लॉट्स खरीद लिए, अच्छे खासे मतलब ठीक ठाक शेयर्स खरीद लिए। एक शेयर 2150 का मिला। जैसे ही पेटीएम लिस्ट हुआ ना, पहले दिन पता है कितने का हो गया था? पहले दिन खुला ही था 1100 रुपए में। मतलब पहले दिन 2100 रुपए से शेयर कितने का हो गया? 11। फिर मैं समझ गया पेटीएम करो हो गया मेरा भाई। बाद में भाई, बाद में थोड़ा सा बढ़ा, 1300 1400 1500। उसके बाद भाई फिर आया 400 500 रुपए पे, बिल्कुल लिटरली 500 रुपए पे आ गया था। फिर धीरे धीरे बड़ा 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 1000 रुपए पे। 1000 रुपए में समझ गया शेयर की औकात वापस नहीं है 2100 की। मैंने उसी टाइम बेच दिया। 1000 रुपए में लॉस बुक कर लिया अपना, जितने का भी बहुत लग गए थे मेरे कर लिया आउट। 1000 रुपए से, वो तो टचवुड 1000 रुपए पे। 1000 रुपए के बाद आपको पता है अभी पेटीएम का लाइसेंस बंद हो गया था। वो थोड़ा उसमें आ गया था कुछ कि वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं ये सब। आरबीआई ने उनका लाइसेंस निकाल दिया, तो आपका पेटीएम वॉलेट बंद हो गया होगा बीच में। उस टाइम पे वो शेयर 1000 रुपए से 300 रुपए पे आ गया। अभी तो पता नहीं, अब तो मैं देखता भी नहीं उस शेयर को। तो बेटा रिस्क लेवर बिल्कुल मत बनना, बेवकूफी है, अच्छी बात नहीं होती। पर टॉबिन ने बोला भाई रिस्क लेवर तो हम बोल देते हैं। इसने बोला पहले टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जो रिस्क लेवर होते हैं, जो मैं पहले हुआ करता था। अच्छा इन्हें ना गैम्बलर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जुआरी। हाँ मतलब मैं सट्टेबाज हूं, ठीक है ठीक। ये लोग क्या करते हैं? ये करते हैं पुट ऑल देयर वेल्थ इनटू बॉन्ड्स। भैया रिस्क लेवर है तो इनका रिस्क का एटीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये वाले इन्वेस्टर सारा पैसा कहां डाल देते हैं? बॉन्ड्स में। गैम्बलर है। टॉबिन ने बोला सेकंड टाइप के इन्वेस्टर क्या होते हैं? बेटा सेकंड टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं प्लंजर्स। प्लीज एक एक वर्ड अच्छे से याद रखना, एमसीक्यू बनता है इसमें से। सेकंड होता है प्लंजर्स। प्लंजर्स क्या होते हैं बेटा? प्लंजर्स होते हैं एज पर टॉबिन्स जो आइदर ऑल बॉन्ड्स और ऑल कैश। पेटीएम करो, पेटीएम ने आपका कर दिया बिल्कुल ध्रुव भाई। आइदर ऑल बॉन्ड्स और ऑल कैश। या तो ये अपॉर्चुनिटी दिखती है सारा बॉन्ड में डाल देते हैं, जब इन्हें लगता नहीं है सारा कैश ले लेते हैं। और लास्ट कहते हैं बेटा जो मैं अब बन चुका हूं वो है रिस्क अवर्टर्स। रिस्क अवर्टर्स क्या होते हैं बेटा? जो अवॉइड करते हैं रिस्क ऑफ लॉस, कि भैया पैसा भले ही कम ग्रो हो लेकिन अपना पैसा निकल ना जाए। ये होते हैं रिस्क अवर्टर्स। ये लगाते हैं सम बॉन्ड एंड सम कैश, और इनके हिसाब से रिस्क
कम से कम हो और रिटर्न्स ज्यादा से ज्यादा। तो आइडियल इन्वेस्टर्स जितने भी होते हैं जनरली यही होते हैं, बाकी दोनों तो कम ही देखने को मिलते हैं। बट ये टॉबिन्स का डिस्क्रिप्शन था, तो बस टॉबिन्स ने यही बोला। पहले बताओ ये यहां तक कोई दिक्कत? एक बार मैं कंक्लूड कर दूं, आज हमने दो अप्रोच कौन कौन सी करी। पहली अप्रोच कौन सी थी बेटा? बेमोल अप्रोच। कौन सी अप्रोच? बेमोल, जिसे इन्वेंटिव थ्योरेटिक अप्रोच बोलते हैं। उसमें सिर्फ दो बातें थी। पहली बात, कीन्स ने बोला था कि टीडीएम और इनकम कैसे है, लीनियर एंड प्रोपोर्शनल। बट बेमोल ने बोला कि टीडीएम एंड इनकम इज नाइदर लीनियर नॉर प्रोपोर्शनल। जब इनकम बढ़ती है तो टीडीएम बढ़ता है बट एट अ स्लोअर। दूसरी बात, बेमोल ने बोला कि एक व्यक्ति को कैश लेवल मेंटेन करना चाहिए। कौन सा वाला? ऑप्टिमम कैश लेवल। कौन सा वाला? ऑप्टिमम। अब सर ऑप्टिमम क्या होता है बेटा? ऑप्टिमम कैश लेवल होता है जहां पे टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड बोथ आर मिनिमम। एंड टू कैलकुलेट ऑप्टिमम कैश बैलेंस फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू टी डिवाइडेड बाई सी। यह बाद में पढ़ोगे अगर न्यूमेरिकल आया, वैसे नहीं आएगा। अगर आया तो बेटा सीए वालों में अगर आया, सीए में का नहीं आएगा, तो आपको डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन ही दे देगा। 2 भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, टी सी सब दे रखा है कैलकुलेट करने। नेक्स्ट आता है टॉबिन अप्रोच। अब टॉबिन ने क्या बोला? टॉबिन ने बोला इंडिविजुअल जो है वो पोर्टफोलियो किस में लगाता है, मनी या बॉन्ड्स। मनी में जीरो रिस्क बट रिटर्न भी क्या होगा? बॉन्ड्स में रिटर्न हाई होगा। तुझे क्या हो गया भाई, पागल हो गया क्या? पूरी क्लास में शांत है, बीच में बोल रहा है वो भी गलत। बॉन्ड्स के केस में रिस्क ज्यादा बट रिटर्न्स भी ज्यादा। तो टॉबिन ने बोला एक अच्छा इन्वेस्टर जो है वो रखेगा बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, रिस्क भी और सेफ्टी भी। यानी वो दोनों लेवल पे मेंटेन करेगा अपने रिस्क एटीट्यूड पे अकॉर्डिंगली। अब रिस्क एटीट्यूड को उन्होंने तीन जगह डिवाइड करा। कह रहा पहला होते हैं रिस्क लेवर, जिन्हें गैमलर बोलते हैं। भैया ये नहीं देखते क्या हो रहा है। सर आपने रिस्क लेवर में क्या लिखा है? पुट ऑल देयर मनी के बाद इनटू बॉन्ड, पुट ऑल देयर वेल्थ इनटू बॉन्ड्स। मनी नहीं बेटा, पुट ऑल देयर वेल्थ इनटू बॉन्ड्स। रिस्क लेवर जो है वो पूरा पैसा बॉन्ड में लगाते हैं। प्लंजर्स क्या करते हैं? वो सिचुएशन देखते हैं, कभी पूरा कैश कभी पूरा बॉन्ड्स। और रिस्क अवर्टर्स होते हैं बेटा जो अवॉइड करते हैं रिस्क ऑफ लॉस को। वो थोड़ा कैश थोड़ा बॉन्ड्स में लगाते हैं अकॉर्डिंगली बैलेंस तरीके से, और कम रिस्क में कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल जाए। क्लियर है? और आइडियल सिचुएशन यही होती है। पहले बताओ कोई दिक्कत? पांच अप्रोच हो गई। पहला क्यूटीएम, सेकंड कैम्ब्रिज, थर्ड किन्जियन, किन्जियन सबसे इंपॉर्टेंट था, फोर्थ बेमोल हो गई इन्वेंट्री अप्रोच, और फिफ्थ टॉबिन की बिहेवियर टुवर्ड रिस्क। इस थ्योरी का नाम है बिहेवियर टुवर्ड, ये नाम है इसका। लास्ट आ जाओ बेटा सिक्स्थ, ये तो बहुत ही नकली है। आपको कैसे इसमें बताया गया, इसमें तो कुछ बताया नहीं, ये पूरी पुरानी बातें रिपीट कर दी आपके लिए। बेटा सिक्स्थ है फ्रेडमेंस रीस्टेटमेंट ऑफ क्यूटीएम। अब अगेन मैं बोलूंगा, देखो बेटा इतना इसमें डेप्थ में जाना मत, आगे आपको सारी तीनों बेमोल इन्वेंट्री सब कुछ पढ़ना है। तो अभी बस जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही बता के रुक जाऊं, ज्यादा इस पे घुसने नहीं वाले। इंटरमीडिएट में आप कॉस्टिंग एफएम में जम के घुस जाना जितना आपको क्वेश्चन करना। अभी हम थोड़ा लिमिटेड रखेंगे ऊपर से। बेटा नाम से ही पता लग रहा है फ्रेडमैन ये बंदे का नाम है जिसने अप्रोच दिया है, और आगे क्या लिखा है? रीस्टेटमेंट ऑफ क्यूटीएम को रिपीट कर दिया थोड़े से चेंज के बाद। और पहले लिख लो, फ्रेडमैन ने क्या बोला? इन्होंने बोला डिमांड फॉर मनी फॉर नंबर वन परमानेंट इनकम, और सेकंड रिलेटिव रिटर्न्स ऑफ असेट। पॉइंट नंबर टू और लास्ट, प्लीज स्टार बना लेना, अगर क्वेश्चन आए यहीं से आएगा। फ्रेडमैन आइडेंटिफाइड four determinants of demand for money. Friedman identified four determinants for demand for money.
फ्रेडमैन के 4 डिटरमिनेंट्स कौन से थे बेटा? नंबर 1, आपको चारों पॉइंट पता है ऑलरेडी, मैंने पहले बताया बेटा क्यूटीएम के टाइम पे। पहला लिखो, डिमांड फॉर मनी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू प्राइस लेवल। क्या ये चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था? शायद 4 वेरिएबल था, पहला था प्राइस। भाई अगर प्राइस ज्यादा होंगे तो आप डिमांड फॉर मनी क्या करोगे? ज्यादा। और अगर इकोनॉमी के प्राइसेस कम है गुड्स के तो आपको डिमांड फॉर मनी क्या रखनी है? कम। तो पहला डिमांड फॉर मनी प्राइस से पॉजिटिवली रिलेटेड है, ये पहला फ्रेडमैन ने बोला, ये तो क्यूटीएम में हमने उससे पहले पढ़ लिया था। सेकंड पॉइंट, इसने बोला डिमांड फॉर मनी राइजेस इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे बेटा। डिक्लाइंस, इसका मतलब इंटरेस्ट के साथ डिमांड फॉर मनी का नेगेटिव रिलेशन है। अरे भैया अगर बॉन्ड्स में या बैंक में इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो बेटा आप जो है अपने पास कैश क्या होल्ड करोगे? कम होल्ड करोगे। और अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो आप अपने पास कैश होल्ड करना पसंद ज्यादा करोगे। ये भी पहले बताया था, इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव रिलेशन है। तो पहला प्राइस के साथ पॉजिटिव, सेकंड इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव। थर्ड इन्होंने जो बात बोली बेटा वो थी डिमांड फॉर मनी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लेशन। बेटा डिमांड फॉर मनी इन्फ्लुएंस होता है इन्फ्लेशन से। अगर आपके देश में महंगाई बढ़ रही है तो आप डिमांड फॉर मनी ज्यादा करोगे, अगर महंगाई नहीं है या बहुत कम है तो डिमांड फॉर मनी कम। तो 3 बातें जो आपको पहले से ऑलरेडी पता है, पहला प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, सेकंड इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन है, और तीसरा इन्फ्लुएंस होता है इन्फ्लेशन से। और चौथा और लास्ट पॉइंट, अगेन ये आप सीए इंटर ग्रुप 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर टॉपिक आता है कैपिटल बजटिंग। 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, वहां पे सीखोगे। तुम्हें अभी सर ने टीवीएम कराया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैथ्स वाले सर ने टाइम वैल्यू नहीं कराया। अच्छा, पर बचपन में 8th क्लास में तुम्हें याद है तुम करते थे फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकालना, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, सीयूटी में भी किया हुआ है ना। तो वो कैपिटल बजटिंग ना वही होता है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ये सब निकालना होता है। तो उससे रिलेटेड है। इसमें लिखो डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ total return by permanent income divided by discount rate। बस अंडरलाइन करना, टोटल रिटर्न बाय परमानेंट इनकम डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। सिर्फ याद कर लीजिए बेटा, समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव रिलेशन है, इन्फ्लुएंस होती है इन्फ्लेशन से, और डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ टोटल रिटर्न बाय परमानेंट इनकम डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। ठीक है, एफएम में आपको पढ़ाएंगे डिस्काउंट रेट क्या होता है, टोटल इनकम बाय परमानेंट इनकम क्या होता है, तो आप समझ जाओगे उस टाइम। यह फ्रेडमैन का 4 डिटरमिनेंट्स याद रखेगा। इसी के साथ आपके जो डिटरमिनेंट्स है बेटा वो होते हैं समाप्त। इसी के साथ आपका डिमांड फॉर मनी चैप्टर जो है, पहला टॉपिक मनी मार्केट का जो पहला टॉपिक है वो क्या होता है बेटा, खत्म। पहले बताइए यहां तक कोई दिक्कत? एक बार मैं समराइज कर रहा हूं पूरी क्लास को, वापस से रिपीट करो, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको मनी की डेफिनेशन कराई, मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स और मनी के फंक्शन, ये 3 इंट्रोडक्शन है, ऊपर से देखना है बस। 4 टाइप आया डिमांड फॉर मनी, और मैंने बताया डिमांड फॉर मनी इज एक्चुअली डिमांड फॉर लिक्विडिटी या डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस जो आपको फ्यूचर में चाहिए। डिमांड फॉर मनी को इफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स थे, पहला प्राइस, दूसरा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इन दोनों का कैसा रिलेशन था, पॉजिटिव, तीसरा था इंटरेस्ट रेट, और चौथा था इनोवेशन जिनका कैसा था, नेगेटिव। फिर स्टार्ट हुई थ्योरीज। थ्योरीज में टोटल हमारे पास 6 थ्योरीज है। पहली है क्यूटीएम जिसे क्लासिकल अप्रोच बोलते हैं, ट्रांजैक्शन अप्रोच बोलते हैं, फिशर्स अप्रोच बोलते हैं, इक्विटेशन ऑफ एक्सचेंज, 5 नाम लिखवाए थे। सेकंड थी कैम्ब्रिज अप्रोच, नियो क्लासिकल। थर्ड थी केंजियन, और बाकी 3 थी पोस्ट केंजियन, टॉबिन, इन्वेंटरी, सारी बताई। पहला थी क्यूटीएम।
बेटा क्यूटीएम में पहला सिर्फ क्या मोटिव होता है, ट्रांजैक्शन, और इक्वेशन थी पीटी इज इक्वल टू, बाद में एक्सटेंड कर रहा था, पीटी इज इक्वल टू एमवी प्लस एम डैश वी डैश। सेकेंड अप्रोच थी कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज के हिसाब से डिमांड फॉर मनी दो पर्पस, कौन कौन से, ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन। इसमें इक्वेशन थी एमडी इज इक्वल टू के टाइम्स पीवाई, और के था कैम्ब्रिज के। थर्ड आया केन्जियन या लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, जिसमें मोटिव जो था वो तीन थे डिमांड फॉर मनी के, पहला ट्रांजैक्शन, दूसरा प्रिकॉशन, तीसरा स्पेक्युलेटिव। ट्रांजैक्शन होता है करंट ट्रांजैक्शन के लिए, प्रिकॉशन होता है अनफोर्सेबल अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर के लिए, और स्पेक्युलेटिव होता है बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जब आपको फ्यूचर में मिलेगी। तीनों इनकम से इलास्टिक थे, लेकिन टीडीएम और पीडीएम इंटरेस्ट से इनइलास्टिक था। हाँ, एसडीएम इंटरेस्ट इलास्टिक था। कैसा इलास्टिक था, नेगेटिव। कैसा इलास्टिक था, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आप इन्वेस्ट ज्यादा करते हो और अपने पास स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी कम रखते हो, वाइस वर्सा। तभी इनका जो कर्व है स्टार्टिंग के दो बने थे पैरेलल टू वाई एक्सिस बिकॉज दे आर इंटरेस्ट इनइलास्टिक, और थर्ड वाला बना था डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज इट इज नेगेटिव रेशियो होता है। क्लियर। उसके बाद पोस्ट केन्जियन में पहला अप्रोच आया बेमल का इन्वेंट्री अप्रोच, जहां पे उन्होंने बोला कि भाई जो टीडीएम और वाई है वो नाइदर लीनियर नॉर प्रोपोर्शनल है, मतलब इनकम जब बढ़ेगी तो टीडीएम बढ़ेगा बट एट अ स्लोअर रेट। दूसरी बात बेमल ने बोली कि एक पर्सन को कैश लेवल मेंटेन करना है कहां पे, ऑप्टिमम लेवल पे। कहां पे, ऑप्टिमम लेवल वो होता है जहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आर इक्वल एंड बोथ आर मिनिमम। इसका फॉर्मूला है अंडर रूट 2 इंटू ए इंटू टी अपॉन सी। ये आपको कॉस्टिंग में पढ़ना है, बाद में नहीं पढ़ना अभी। फिर आया टॉबिन का बिहेवियर टुवर्ड रिस्क। अब टॉबिन ने क्या बोला कि भैया एक जो इन्वेस्टर है वो अपना पोर्टफोलियो या तो अपना मनी रखेगा या फिर अपना बॉन्ड। मनी में रिस्क कम है, रिटर्न कम है, बॉन्ड्स में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न। एक अच्छा इन्वेस्टर वो है जो दोनों को क्या मेंटेन करे, बैलेंस। क्या मेंटेन करे, बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अकॉर्डिंग या डिपेंडिंग अपॉन दी एटीट्यूड ऑफ रिस्क। अब एटीट्यूड ऑफ रिस्क में टॉबिन ने तीन बातें बोली। पहला, एक होता है रिस्क लवर या गैम्बलर जो पुट करते हैं ऑल देयर वेल्थ इन बॉन्ड्स, ये हाई रिस्क एपेटाइट वाले बंदे होते हैं। सेकंड होते हैं प्लंजर्स जो या तो आइदर ऑल बॉन्ड्स या फिर आइदर ऑल कैश डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। और एक होते हैं रिस्क अवर्टर्स जो अवॉइड करते हैं रिस्क ऑफ लॉस को, और वो सम कैश सम बॉन्ड मेंटेन करते हैं, रिस्क कम लेते हैं और रिटर्न्स मैक्सिमम कोशिश करते हैं मिल जाए। ठीक है। लास्ट है बेटा फ्रेडमैन का अप्रोच। फ्रेडमैन ने क्यूटीएम की ही बातों को थोड़ा सा चेंज करके बोला और उन्होंने इसमें बस डिस्काउंटिंग रेट वाला फैक्टर ले आए। इन्होंने चार बातें बोली। पहली, मनी डिमांड का प्राइस से पॉजिटिव रिलेशन है, इंटरेस्ट से नेगेटिव रिलेशन जो हमने पहले पढ़ा था, और ये इन्फ्लुएंस होता है इन्फ्लेशन से। और चौथी बात जो आपको बस याद रखनी है क्योंकि आप सीए इंटर एफए में पढ़ोगे कैपिटल बजटिंग टॉपिक पे, इन्होंने बोला कि भैया टोटल एसेट जो है परमानेंट इनकम डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट होता है। अब परमानेंट इनकम डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है वो आप देख लेना बाद में, बट आप अभी पॉइंट वाला बस लर्न करके रखना। ठीक है। इसी के साथ बेटा डिमांड फॉर मनी का पूरा मामला होता है खत्म, और इसमें हमारी ऑलमोस्ट 4 क्लास, हाँ आज चौथी क्लास है, 4 क्लास लगाई है मैंने। बेटा ये टॉपिक आपके लिए नया था और पेपर में थ्योरी से क्वेश्चन आना गारंटी है, गारंटी। तो मैं नहीं चाहता था इसमें कोई भी गड़बड़ हो। हाँ, बस इसी में टाइम लगा बेटा। मनी की सप्लाई आपको, क्योंकि आपने 12th में थोड़ा करा है तो आपके लिए इजी होगा। मॉनेटरी पॉलिसी तो आपने ऑलमोस्ट पूरा ही 12th में करा है तो आपके लिए ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो आगे जो क्लासेस है दोनों चैप्टर वो मोस्ट वाली दो क्लास में या एक दो में और एक में, मतलब मेरे हिसाब से 3 से 4 क्लास में पूरा चैप्टर ही निपट जाएगा दोनों यूनिट मिला के। ठीक है। तो 3 क्लास में हमारा मनी मार्केट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम। फिर सीएमए वाले थोड़े दिन रुक जाना, उनको मैं अलग से बुलाऊंगा संडे में। क्यों, कॉलेज